हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू CRM IAS। स्वागत है आप सभी का हमारी इस करंट अफेयर्स की सीरीज़ में। आई एम वेदिका एंड आज हम देखने वाले हैं 4 सितंबर 4 सितंबर के करंट अफेयर्स को। देखिए कुछ टॉपिक्स हैं, तो इसको हमने एक नया अप्रोच लिया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। कुछ प्रीलिम्स फैक्ट्स को देखेंगे और मेंस के टॉपिक को डिस्कस अलग से करेंगे हम, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट देखते हैं क्विक प्रीलिम्स फैक्ट्स। इसमें टॉपिक्स क्या है पहले डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट कहता है किरुना। किरुना एक जगह है, कहाँ पे? स्वीडन में। इसको हमने किसी और कारण से पहले भी डिस्कस कर रखा है। अब ये पहले हमने देखा था कि यहाँ पे जो आयरन ओर की माइंस हैं, जो खदानें हैं, वो धीरे धीरे धंस रही हैं और इस पूरे सिटी को इनगल्फ कर रही हैं, निगल रही हैं, ठीक है। और आज पेपर में किसी और कारण से न्यूज़ में था, उसको देखेंगे हम। सेकंड देखिए, कहता है क्रिटिकल मिनरल्स। इसको हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है, वो चाइना के संदर्भ में हो, इंडिया के सेल्फ डिपेंडेंट बनने के संदर्भ में हो, हमने देखा है। फिर से देखेंगे थोड़ा सा। देखिए कॉफ़ी प्लांटेशंस। तो द हिंदू के पेपर में छोटा सा एक न्यूज़ आया था कि जो लगातार बारिश हो रही है, मौसम ख़राब हो रहा है, इसकी वजह से कॉफ़ी की खेती में थोड़ा सा नेगेटिव असर पड़ रहा है। तो कुछ फैक्ट्स दिए गए थे, कुछ डिजीज़ के नाम थे, कुछ कंडीशंस थे, उसको देखेंगे हम। देखिए आर्टिकल्स इन न्यूज़, इसमें देखेंगे हम कि कुछ ऐसे 4-5 आर्टिकल्स हैं जो लगातार पेपर में आ रहे हैं और उनको हमने डिफरेंट केसेस में डिफरेंट डेज पे चूँकि डिस्कस किया है, तो उन सभी आर्टिकल्स को एक जगह हम देखेंगे, उनके बेसिक प्रोविजंस क्या हैं, क्वेश्चन कहाँ से पूछ सकता है प्रीलिम्स में, ठीक है। MG नरेगा हम जानते हैं बेसिकली है क्या, न्यूज़ में क्यों था ये। पेपर में एक आर्टिकल आया था जिसमें बताया गया था कि 2022 में क्या किया गया था केंद्र के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, कि वेस्ट बंगाल में इस स्कीम के रिगार्डिंग फंडिंग को पॉज कर दिया गया था, ठीक है। समझेंगे पूरी सिनेरियो को हम। एपिक देखेंगे क्या होता है। देखिए मेंस के लिए हम डिस्कस करने वाले हैं रिजर्वेशन पॉलिसी को, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट टॉपिक क्या कहता है, किरुना। किरुना क्या है? जगह है। किरुना क्या है? जगह है। कहाँ पे है? एक शहर है स्वीडन में। स्वीडन का सबसे उत्तरी, सबसे नदर्न मोस्ट जगह है किरुना, ठीक है। एक टर्म दिया गया है यहाँ देखिएगा, लैपलैंड। लैपलैंड, इसको समझेंगे क्या होता है। तो बेसिकली लैपलैंड एक क्षेत्र है, वहाँ पे ये बसा हुआ शहर है। किस देश में है? स्वीडन में है। चलिए कहता है यहाँ पे ये खास क्यों है, तो हमने इसको आई थिंक 10 दिन पहले देखा था कि वहाँ जो अंडरग्राउंड माइंस हैं, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा आयरन ओर का अंडरग्राउंड माइंस कहाँ पे स्थित है? किरुना में है। दुनिया का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड आयरन ओर खदान कहाँ है? किरुना में है। वो न्यूज़ में था, ठीक है। अब देखो आज के पेपर में आया था, एक नाम दिया गया है एस्रेंज स्पेस सेंटर, इसका बस नाम दिया गया था, तो डिस्कस कर लेते हैं। यूरोप्स लार्जेस्ट सिविलियन स्पेस सेंटर है। ये प्रीलिम्स के लिए देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जगह, क्योंकि 2 टाइम एक छोटी सी जगह है, देखिए पेपर में आ रही है तो पूछ सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो लोग रहते हैं, जो वहाँ के एथनिक लोग हैं, उनको हम कहते हैं सामी, SAMI, सामी पीपुल, ठीक है। और रेंडियर पाए जाते हैं, बेसिकली उसको चराते हैं वो, उनका वही काम है। एक देखिए नाम दिया गया है केबन केज पीक। केबन केज पीक क्या है? सबसे ऊंचा पीक है, माउंटेन चोटी है स्वीडन का। कहाँ पे स्थित है? किरुना में, ठीक है। तो हम देखेंगे कुछ बेसिक फैक्ट्स को जो कि पूछा हुआ क्वेश्चन से रिलेटेड है। देखिए लैपलैंड क्या होता है? लैपलैंड पूछ सकता है एग्जाम में, आप कंफ्यूज कर जाओगे। तो रीजन ऑफ नॉर्दर्न यूरोप, जो उत्तरी यूरोप है, उत्तरी जो यूरोप है उसमें कहता है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड सम पार्ट्स ऑफ रशिया। तो लैपलैंड क्या हो गया हमारा? एक जगह, एक क्षेत्र है, कोई कंट्री नहीं है, एक क्षेत्र है जिसमें कि नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, पार्ट्स ऑफ रशिया आते हैं। बेसिकली जो समी लोग हैं ना, देखा था हमने समी पीपल, तो कह सकते हैं कि इस एरिया में इन लोगों का प्रभुत्व है, मतलब ज़्यादा नंबर्स में रहते हैं। तो वैसा एरिया जो कि उत्तरी यूरोप में स्थित है, जहाँ पे कुछ पार्ट ऑफ रशिया, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे आता है, ठीक है। स्कैंडिनेविया क्या है? आप जानते हो इन कंट्रीज़ का समूह है। नॉर्डिक रीजन क्या है? डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, कुछ आइलैंड्स हैं। आपको ध्यान क्या रखना है बेसिकली यहाँ पे कि स्वीडन जो है ना, वो लैपलैंड का पार्ट भी है, स्कैंडिनेविया का पार्ट भी है, नॉर्डिक क्षेत्र का पार्ट भी है, ठीक है। ये हम समझ में आपको आ गया होगा कि हमने क्या देखा, किरुना न्यूज़ में क्यों था और वो कहाँ पे? स्वीडन में है। हमने माउंटेन पीक को देखा और 3 डिफरेंट क्षेत्र के बारे में देखा, लैपलैंड, स्कैंडिनेविया एंड नॉर्डिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए सेकंड कहता है गवर्नमेंट की एक स्कीम आई है, किसके रिगार्डिंग? रिसाइकल ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, है ना। जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं हमारे, उनके रिसाइकलिंग के रिगार्डिंग क्या है? एक स्कीम आई है गवर्नमेंट की, ठीक है, समझेंगे उसको हम। तो बेसिकली एक नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन आया था, ठीक है। कब आया था? देखिए तो बजट 24-25 में इसको अनाउंस किया गया था, ओके। क्यों किया गया था?
टू सिक्योर सप्लाई चेन। सप्लाई चेन क्या होता है? सप्लाई चेन का मतलब है कि हम कोई इंडस्ट्री लगा, एग्जाम्पल से समझेंगे तो वहाँ पे हमको रॉ मटेरियल चाहिए ना, तो कहीं से भी आए, अगेन डोमेस्टिक जगह से आए, फिर इंपोर्ट करके आए, कैसे भी आए वो चाहिए हमें। तो उसके लिए पॉलिसी लाई गई थी क्या? नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। तो इसमें कोशिश ये करी जा रही थी कि हम जो कि डिपेंडेंट है दूसरी कंट्रीज़ पे इन क्रिटिकल मिनरल्स की रिगार्डिंग, देखेंगे क्या होता है। तो हम कोशिश ये की जा रही थी कि हम डोमेस्टिकली क्या कर सकें, जो हमारे पास मिनरल्स अवेलेबल हैं, ठीक है, उसको हम कम से कम माइन कर सकें, निकाल सकें, यूज़ में ला सकें, ठीक है। कहते हैं 6 साल का इसका देखिए फ्रेमवर्क है, 24-25 से 30-31, ठीक है। देखिए क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं, नाम से क्या लगता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, काफ़ी क्रिटिकल है, काफ़ी ज़रूरी है देश के आगे बढ़ने के लिए। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि क्रिटिकल मिनरल्स है ना, एक छोटा सा देखिए फैक्ट है कि जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, कोई भी डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, तो क्रिटिकल मिनरल्स का लिस्ट डिफरेंट होता है डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए। अगर कोई मिनरल क्रिटिकल है भारत के लिए, तो ज़रूरी नहीं कि वो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी क्रिटिकल होगा, ओके। जैसे कि हमने देखिए 2 मिनरल्स ऐसे, लिथियम एंड सिलिकॉन, आपको समझना चाहिए ये भी क्रिटिकल मिनरल्स के लिस्ट में आते हैं। तो सरकार ने 30 ऐसे मिनरल्स का लिस्ट निकाला है जो कि क्रिटिकल मिनरल्स की कैटेगरी में आते हैं। देखिए तो किसके फीचर्स क्या हैं? एसेंशियल होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंस रखना चाहिए, लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ये मौजूद नहीं है। क्यों? तो या तो इसका रिसोर्स हमारे पास नहीं है, या तो टेक्नोलॉजी, मतलब या तो यहाँ भंडार नहीं है हमारे पास, हमारे देश में नहीं, तो भंडार है बट ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, सुविधा नहीं है जिससे कि इसको हम माइन कर सकें, ठीक है। दोनों केस में क्रिटिकल हो जाएगा ये। इस छोटा सा देखिए फैक्ट है कि इसको सर्वे कौन करता है, कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, तो जीएसआई। और माइनिंग किसके अंतर्गत होता है? एमएमडीआर एक्ट, ओके। ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। देखिए एक और चीज़, एक मिनट ये बताना था कि हमने देखा है, डिस्कस किया है लगातार बार बार पेपर में लिथियम एंड सिलिकॉन के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि लिथियम एंड सिलिकॉन 2 ऐसे मिनरल्स हैं जो कि क्रिटिकल मिनरल्स के ग्रुप में आते हैं, ठीक है। आपको छोटा सा देखिए फैक्ट पूछ सकता है पेपर में कि ये दोनों, सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्वार्ट्ज से मिलता है, हम जानते हैं। तो सिलिकॉन काफ़ी अच्छे मात्रा में भारत में पाया जाता है, तब भी क्रिटिकल क्यों है ये? क्योंकि जो चिप्स होते हैं जहाँ पे इनको यूज़ करना होता है, जो जिस प्योरिटी में, जिस शुद्धता में इसको हमको यूज़ करना होता है, तो उतना प्यूरीफाई करने का रिसोर्स हमारे पास नहीं है सिलिकॉन को, इसलिए हम बाहर से मंगाते हैं, स्पेशली चाइना से। लिथियम की बात है, लिथियम है, लिथियम आपने देखा होगा न्यूज़ में, कश्मीर है और डिफरेंट स्टेट्स में मिला था ये। तो लिथियम का भंडार भी है हमारे पास, लेकिन वो ऐसी जगह पर है, दो इसका फैक्टर्स है, ऐसी जगह पर है जो कि इको सेंसिटिव, जैसे कि जहाँ पे अगर हम माइन करने जाएंगे तो पहाड़ है, वो खिसक सकता है, कुछ हादसा हो सकता है, ठीक है। सेकंड क्या है ना कि लिथियम इस तरह से मिलता है, मतलब लिथियम जिस ओर समझते हैं ना, ओर जो होता है, बेस होता है मिनरल का, जो रॉक होता है, तो उस ओर से वो काफ़ी कह सकते हैं कि मिला जुला होता है, इसको बोलते हैं होमोजेनस, उसका कैरेक्टर होता है। उसको दूसरे मिनरल से अलग करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, काफ़ी कॉस्टली है, तो हमारे पास उसका भी रिसोर्स थोड़ा नहीं है, इसीलिए हम क्या करते हैं, लिथियम सिलिकॉन को हम बाहर से मंगाते हैं। तो आपको जानना, बस इतना बताने का मतलब ये था कि ऐसे मिनरल्स जिनका भंडार हमारे पास है वो भी क्रिटिकल कब हो जाते हैं? अगर उसको माइन करने का रिसोर्स हमारे पास नहीं है, उसको जिस रूप में हम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर सकते हैं उस रूप में यूज़ करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। ये देखिए आपको करना क्या है वीडियो के बाद, देखिए लिस्ट बताना, आपको एक जगह पे लिख लेना है, पता होना चाहिए 30 क्रिटिकल मिनरल्स कौन कौन से हैं, आपको नाम ध्यान रहना चाहिए, पूछ सकता है, एग्जाम में पूछा भी हुआ है। फिर आपको ये भी जानना है कि वो क्रिटिकल क्यों है, क्योंकि एग्जाम में क्या दे देगा कि मिनरल ए है या क्रिटिकल मिनरल में आता है, आपको पता है, ठीक है। पूछेगा कि क्या इसका रिसोर्स इंडिया में 0 है, क्या वो नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो मिनरल्स इस लिस्ट में आते हैं वो किस कारण से हैं, क्या वो अनअवेलेबल हमारे यहाँ हैं या फिर टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास जो कि इनको हम माइन कर सकें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए छोटा सा देखिए फैक्ट देखेंगे हम, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसमें, क्योंकि कॉफ़ी के बारे में अपने ज्योग्राफी में ऑलरेडी पढ़ रखा है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है, ये पूछता है क्वेश्चन यहाँ से। तो पेपर में देखिए क्या आया था, एक टर्म दिया गया है, इंडियाज़ कॉफ़ी हार्टलैंड, इसको स्टार मार्क करिए। क्या बोल रहा है? इंडियाज़ कॉफ़ी हार्टलैंड, भारत में कॉफ़ी का दिल जिसको कह सकते हैं, मतलब जो सेंटर है कॉफ़ी का, कहाँ है? तो चिकमगलुरु, कूर्ग, हसन, ये क्या है? चिकमगलुरु, कूर्ग, हसन क्या है? डिस्ट्रिक्ट है कहाँ का? कर्नाटका का। पेपर में क्या आया था कि कॉफ़ी हार्टलैंड ऑफ इंडिया के नाम से दिया गया था, 3 जिले हैं, चिकमगलुरु, कूर्ग, हसन, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, ठीक है। अब देखो कहता है यहाँ पे एक और बात कही गई थी कि कॉफ़ी का जो प्लांटेशन, जो खेती है वो बर्बाद हो रही है, उसमें नुकसान हो रहा है, क्यों? तो 3 चीज़ें देखिए बताई गई थी,
आपको लगता होगा पेपर में दिया है तो पता नहीं सिंपल चीज़ें हैं, स्किप कर देते हैं, बट नहीं, ये पूछ देता है एग्जाम में। फर्स्ट कहता है इंसेसेंट रेन्स, लगातार जो बारिश हो रही है, एक्सट्रीम कोल्ड वेदर, बहुत ठंडा मौसम, लैक ऑफ सनलाइट। तो 3 फैक्टर्स ऐसे बताए गए हैं जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं कॉफ़ी की प्लांटेशन पे, आपको पता होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट कहता है, यहाँ पे दिया गया था बेरी ड्रॉपिंग, मतलब उसका जो बेरी जो फल होता है वो खुद से नीचे गिर जा रहा है समय से पहले, तो बेरी ड्रॉपिंग। और ब्लैक रॉट ऐसा डिजीज़ है जो कि फंगल डिजीज़ है, फंगस से होता है, किसमें, कॉफ़ी के प्लांट्स में होता है, पेपर में दिया गया था, आप इसको ध्यान रखिएगा। और ब्लैक रॉट कहाँ पे, इसके जड़ में कहीं भी हो सकता है, रूट में, कहीं भी स्टेम में, ठीक है। और देखिए यहाँ पे, हाँ, कर्नाटका क्या है हम जानते हैं, लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया है, लार्जेस्ट कॉफ़ी एक्सपोर्टिंग स्टेट ऑफ इंडिया है कर्नाटका। ऑलमोस्ट अब देखोगे 70% कह सकते हैं कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ होता है, कर्नाटका में। एक्सपोर्ट कहाँ से करते हैं, कर्नाटका से। फिर अरेबिका, रोबस्टा, एक लाइबेरिका भी होता है, लाइबेरिका भी एक टाइप ऑफ कॉफ़ी है, बट बेसिकली ना कर्नाटका में जो ग्रो करते हैं हम, वो अरेबिका एंड रोबस्टा है। तो पेपर में पूछ सकता है कि सिर्फ अरेबिका ही हम ग्रो करते हैं कर्नाटका में, नहीं, हम हर प्रजाति ग्रो करते हैं, लाइबेरिका भी थोड़ा बहुत करते हैं, बट मेनली इन दोनों को हम ग्रो करते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ देखो, कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना है आपको, गूगल करोगे, सिंपल है, बता देगा, आपको पता होना चाहिए। फिर जो डिफरेंट देश हैं, कंट्रीज़ हैं, उनका रैंक क्या है कॉफ़ी के उत्पादन में, कॉफ़ी को एक्सपोर्ट करने में, ये पूछा हुआ क्वेश्चंस है। आपको सर्च करने इसलिए बोला जाता है, थोड़ा सा मेहनत करोगे आपको याद आएगी चीज़ें, ठीक है। तो क्या करना है, कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया, डिफरेंट कंट्रीज़ का रैंक रिगार्डिंग कॉफ़ी के प्रोडक्शन में, रिगार्डिंग कॉफ़ी के एक्सपोर्ट में, ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए देखते हैं फोर्थ टॉपिक क्या कहता है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इन न्यूज़। ओके, इसमें हमने कुछ ऐसे आर्टिकल्स को लिया है जो लगातार न्यूज़ में चल रहे हैं, लेकिन सबके जड़ में देखिए टॉपिक क्या है, बात क्या है, एक ही बात है, वो ये है कि हम जानते हैं कि आई थिंक अप्रैल के आसपास एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट के पास, तमिलनाडु गवर्नर्स केस। उसमें क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, एक टाइमलाइन दिया था कि अगर प्रेसिडेंट हैं, उनके पास कोई बिल है तो उसको पास करना है, जो भी करना है आप 3 मंथ्स में कर लोगे, ठीक है। गवर्नर की बात करते हैं, गवर्नर के पास कोई फ्रेश बिल अगर आया है, फर्स्ट टाइम बिल अगर आया है, उसको 3 मंथ्स में उसका निपटारा कर लेना है। आपको एसेंट देना है, नहीं देना है, क्या करना है। अगर दोबारा, मतलब होता है कि बिल को उन्होंने रिटर्न कर दिया, दोबारा से आया है, उस केस में 1 मंथ का टाइम दिया गया था, ऐसा कोर्ट ने कहा था, ठीक है, क्योंकि संविधान में ऐसा कुछ नहीं कहता है कि इतने दिन में होना चाहिए। तो यहाँ पे मुद्दा क्या उठा कि हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं, उन्होंने कोर्ट को बोला, आर्टिकल 143 का यूज़ करते हुए पूछा, एक रेफरेंस किया कि आप तो कोर्ट हो, आप जुडिशियरी हो, क्या आपके पास, मतलब क्या आपका कोई लॉ, आपका कोई कानून बाध्य कर सकता है ऑफिसेज लाइक गवर्नर एंड प्रेसिडेंट कि वो इतने दिन में कोई काम करें, ठीक है। इस पर डिस्कशन चल रहा है, अभी कंटिन्यूइंग है। तो हम देखेंगे बेसिकली बस आर्टिकल्स को, जब कोई ठोस फैसला आ जाता है उसको तब डिस्कस करेंगे। देखिए फर्स्ट क्या कहता है, आर्टिकल 143, क्या नाम है इसका, आर्टिकल 143, एम्पावर्स प्रेसिडेंट टू सीक एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति हैं, उनको ये कह सकते हैं सशक्त करता है इस चीज़ में कि अगर कोई लॉ कानून है जिस पे कोई उनको लगता है कि इससे कोई पब्लिक डिस्प्यूट खड़ा हो सकता है या हो चुका है, तो सुप्रीम कोर्ट से वो एडवाइस ले सकती हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें 2 पार्ट्स देखेंगे हम, आर्टिकल 143(1), 143(2), डिफरेंसेस क्या है इसमें देखिए। तो 143(1) में कहता है, 143 क्लॉज 1, प्रेसिडेंट मे रेफर एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ, कहता है कोई कानून की बात अगर है तो प्रेसिडेंट क्या कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट को बोल सकती है तो अपना तुम हमको इस पर ओपिनियन दो, ठीक है। अगर कोई बात पब्लिक इंपॉर्टेंस की है या आने वाली है, ऐसा कोई लॉ जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, जिससे कि व्यापक प्रभाव पड़ सकता है पब्लिक पे, या फिर प्रभाव पड़ चुका है, मतलब लॉ या तो पास हो चुका है या होने वाला है, दोनों केस में। तो अब कहता है कि ये कौन डिसाइड करेगा कि वो लॉ पब्लिक इंपॉर्टेंस का है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कहता है कि प्रेसिडेंट जो रेफर करते हैं ना, खुद से नहीं करते, यहाँ भी बात आ जाएगी किसकी, ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। यहाँ देखो वही कहता है कि 143(1) क्या कहता है कि संविधान बनने की बात हो रही है, कोई लॉ बन रहा है जिससे कि पब्लिक में व्यापक स्तर पे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ने की संभावना है या इम्पैक्ट्स पड़ रहा है, तो प्रेसिडेंट क्या करेंगी, जाएंगी सुप्रीम कोर्ट को, बोलेंगी तुम हमको एडवाइस करो, चलो ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, एडवाइस दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। अगर आर्टिकल 143 क्लॉज 1 की बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट एडवाइस दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। अगर 2 की बात करते हैं, 143 क्लॉज 2 इसकी बात करते हैं, इसमें क्या होता है
कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल, संविधान बनने से पहले का कोई लॉ जो कि एक्टिव है, कोई ट्रीटी, कोई भी कुछ भी एग्रीमेंट, बहुत सारी चीज़ें हैं हम जानते हैं अभी भी काम करती हैं, तो उसके संदर्भ में कोई अगर डिस्प्यूट खड़ा होता है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगी, बोलेंगी अपना तुम इस पर ओपिनियन दो मेरे को, ठीक है। तो अगर बात होगी संविधान बनने के पहले की, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट को उसमें अपना एडवाइस ओपिनियन देना पड़ेगा, मस्ट कहता है, मस्ट, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है आप दो या ना दो, इसमें देना पड़ेगा। तो 143(1) में क्या था, संविधान बनने की बात है, सुप्रीम कोर्ट इसमें एडवाइस दे ना दे कोई दिक्कत नहीं है। 2 में क्या है, 143(2) में क्या है, सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देना पड़ेगा अगर बात जब उठती है संविधान बनने से पहले की किसी लॉ की, ठीक है। अब देखिए कुछ कॉमन चीज़ें हैं ध्यान रखनी है, दोनों में क्या है, ओपिनियन जो सुप्रीम कोर्ट देगी ना वो बाइंडिंग नहीं होता है, वो एक एडवाइजरी, मतलब वो सलाह दे रही है, ठीक है, बाइंडिंग नेचर का नहीं रहता है। फिर प्रेसिडेंट जो ये रेफर करते हैं कुछ टॉपिक को, तो कौन डिसाइड करता है कि ये इंपॉर्टेंट है ये नहीं है, तो खुद से उनका पर्सनल डिसीजन नहीं रहता है ये, ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। तो ये आर्टिकल खत्म होता है, आगे देखते हैं। ये देखिए सिंपल सा आर्टिकल है 142, ये हर साल देखोगे न्यूज़ में रहता है, हर साल न्यूज़ में रहता है। 142 क्या है, कंप्लीट जस्टिस की बात है। इसमें क्या कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कोई लॉ, मतलब नॉट लॉ एक्चुअली, कुछ ऑर्डर पास करने का, अगर उसको लगता है कि जो लीगल गैप्स है, मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि जो एग्जिस्टिंग लॉ है वो किसी सर्टेन एरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, कहीं पे गैप है, तो कोर्ट वहाँ पे क्या करता है, कंप्लीट न्याय करने के लिए, पूर्ण न्याय करने के लिए अपना कोई ऑर्डर डिक्री पास कर सकता है। उसका वैल्यू वही होगा जो कि एक कानून का होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ऐसी पावर सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट्स के पास ही पावर नहीं होती है, ध्यान रखना है, ठीक है। देखो आर्टिकल 200 आप सब जानते हो, बेसिकली इसमें है क्या, तो गवर्नर की पावर, अगर स्टेट लेजिस्लेचर कोई बिल पास करता है तो गवर्नर के पास क्या क्या ऑप्शंस होता है, कहाँ पता चलता है, आर्टिकल 200 में, ठीक है, बहुत न्यूज़ में रहता है, ये देख लेते हैं भाई इसको। तो ऐसे केस में क्या होगा, कोई बिल आया गवर्नर के पास तो एसेंट दे देंगे, एक्ट बन गया, विथ होल्ड कर लेंगे, एसेंट को रोक लेंगे, ठीक है। मतलब कहता है कि कोई एक्शन नहीं लिया हमने, ना रिजेक्ट कुछ भी नहीं किया, उसको रखा हुआ है हमने बस, ठीक है, विथ होल्ड करना कहते हैं। तो बिल तो लॉ नहीं बन पाएगा, आगे बढ़ा ही नहीं। रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट्स असेंट, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए उसको उन्होंने रिजर्व कर लिया, ये एक ऑप्शन रहता है। फिर कहता है रिटर्न, अगर मनी बिल नहीं है तो वापस कर दिया, ठीक है, फिर से स्टेट के पास। अगर रीपास हो चुका है, अगर फिर से आता है तो असेंट देना है। आप जानते हैं बेसिक चीज़ें, आप सब कुछ जानते हैं उस चीज़ में। देखो हमारा ध्यान कहाँ पे आना चाहिए, यहाँ देखो कहता है प्रेसिडेंट का असेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में यही चल रहा है कि अगर गवर्नर ने किसी बिल को रिजर्व कर लिया है राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए, तो अब आता है आर्टिकल 201, यहाँ स्टार मार्क करो। आर्टिकल 201 में क्या कहा गया है, प्रेसिडेंट के पास अगर कोई बिल आता है रिगार्डिंग स्टेट, तो उसके पास क्या ऑप्शंस होते हैं, अगेन एसेंट दे देना, ठीक है, एसेंट को विथ होल्ड करना, रोक लेना, कोई एक्शन न लेना, इंस्ट्रक्ट द गवर्नर टू रिटर्न द बिल। अगर मनी बिल नहीं है तो गवर्नर को प्रेसिडेंट कह सकते हैं कि आप पुनः इसको वापस भेजो स्टेट के पास रिकन्सिडरेशन करने के लिए। अगर यहाँ इसको डबल स्टार मार्क करो, ये पूछ सकता है, बहुत लोगों को देखिए पता नहीं होगा ये चीज़, जो लोग अच्छे से नहीं पढ़ते हैं ऊपर ऊपर देख लेते हैं। देखो तो इस केस में क्या होगा, अगर प्रेसिडेंट जो है फिर से बोलते हैं गवर्नर को कि आप किसी बिल को भेजो वापस, आपने जो बिल मेरे पास भेजा है आप उसको वापस राज्य के पास भेजो रिकन्सिडर करने के लिए, कुछ पॉइंट्स पे ध्यान देने के लिए, तो 6 महीने के भीतर भीतर इस बिल पे कार्रवाई स्टेट को करनी होती है। 6 मंथ के भीतर भीतर इस पर कुछ वर्क करना होता है, ठीक है। अब देखो ठीक है सब कुछ हो गया, फिर से बिल पास होके आया तो बिल डायरेक्टली कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास। अब बिल गवर्नर का यहाँ पे इंपॉर्टेंस खत्म हो गया, जहाँ पे बिल आता है प्रेसिडेंट के पास, जब प्रेसिडेंट के स्वीकृति के लिए बिल को रिजर्व कर लिया हमने, तो दोबारा अगर वो आएगा सेम बिल आफ्टर रिकन्सिडरेशन तो प्रेसिडेंट के पास आएगा, गवर्नर के पास नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो इसको भी स्टार मार्क करो, इसमें कहते हैं कि प्रेसिडेंट इज़ नॉट ऑब्लाइज्ड, प्रेसिडेंट मजबूर नहीं है, यहाँ पे दोबारा से भी सेम बिल उसके पास अगर लाया जा रहा है तो मजबूर नहीं है वो एसेंट देने के लिए। आपने समझा, 200 क्या है, गवर्नर के पावर्स रिगार्डिंग स्टेट बिल्स, और 201 क्या है, प्रेसिडेंट का पावर रिगार्डिंग अगर कोई गवर्नर किसी राज्य का कोई बिल को रिजर्व कर लेता है प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, ये देखिए कुछ अदर आर्टिकल्स लाइक आर्टिकल 167 है, इसमें कहता है ड्यूटी ऑफ सीएम टू द गवर्नर, बेसिकली नहीं जो कोई अगर बात हो रही है काउंसिल में आपको वहाँ तक पहुँचाना है, सिंपल चीज़ें बस ध्यान रखना है। आर्टिकल 75(5) क्या कहता है, पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर विदाउट बीइंग एमपी, आपको बताना है कितने टाइम के लिए,
आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि एक पर्सन जो है वो एमपी नहीं है, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, उसको हमने मंत्री बना दिया, तो कितने टाइम के लिए मंत्री वो बना रह सकता है विदाउट बीइंग एमपी, आपको बताना है कमेंट करके, ठीक है। देखो नेक्स्ट कहता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए हम ऐसा लगता है कि ये इससे क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि दो कारण है इसका। पहला कारण क्या है कि एक तो अभी जो डिस्प्यूट चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है रिगार्डिंग गवर्नर का पावर, ठीक है, कोर्ट में, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्या है, हमने देखा है, आपने देखा होगा लेक्चर, अगर आप डेली फॉलो करते हो तो आई थिंक 2-3 दिन पहले एक न्यूज़, छोटी सी न्यूज़ थी कि केरला गवर्नमेंट क्या सोच रही है, जो हमारा वाइल्ड लाइफ वाला एक्ट है ना, उसको अमेंड करने का। तो हमने देखा था कि क्या कोई स्टेट गवर्नमेंट, कोई राज्य सरकार किसी सेंट्रल लॉ को अमेंड कर सकती है क्या, हमने देखा था, उसके संदर्भ में भी ये आर्टिकल आया था। आज भी देखिए न्यूज़ में, तो क्या कहता है इस आर्टिकल में, बेसिकली क्या है, आर्टिकल 254 क्लॉज 2 क्या कहता है, एक्सेप्शन देता है, मतलब ये एक अपवाद है टू जनरल नॉर्म ऑफ प्रीवैलेंस ऑफ पार्लियामेंट्री लॉ ओवर स्टेट लॉ कहता है। जनरली हम जानते हैं, आप जब पढ़ोगे संविधान को तो मोटा मोटा आपको समझ आएगा कि हर जगह ना जो सेंटर है, जो पार्लियामेंट है, उसका वर्चस्व है, प्रीवैलेंस है, ठीक है। तो ये आर्टिकल एक रास्ता देता है स्टेट्स को, ठीक है। क्या रास्ता देता है, तो कहता है वैसा सब्जेक्ट जो कि कंकरेंट लिस्ट का है, उस पर क्या होगा, बोथ स्टेट एंड सेंटर। कंकरेंट लिस्ट ऐसा लिस्ट होता है, इसमें ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जहाँ पे बोथ सेंटर एंड स्टेट्स क्या कर सकते हैं, लॉ को अमेंड कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं, हम जानते हैं इस चीज़ को। तो नॉर्मली क्या होता है कि आर्टिकल 254(1) देखोगे ना, तो पार्लियामेंट का ही उस पर वर्चस्व रहता है, ये बेसिक सी बात है। यहाँ पे क्या स्पेशल क्या है, तो कहता है कि स्टेट अगर, देखो होता क्या है कि स्टेट है, कुछ उसको पंगा है सेंट्रल गवर्नमेंट से, पंगा नहीं, या फिर ऐसा भी समझो कि सेंटर ने एक लॉ बना दिया, ठीक है, लेकिन हर राज्य की अपनी अलग ज़रूरतें होती हैं, वो चाहता है कुछ चेंजेस करना उसमें, तो कैसे करेगा। तो यहाँ देख कहता है कि स्टेट ने क्या किया, उसमें कुछ अमेंडमेंट कर लिया या कुछ अलग से लॉ ले आया सेम सब्जेक्ट पे, तो स्टेट्स लॉ इज़ रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट असेंट एंड अल्टीमेटली रिसीव्स द असेंट कहता है। अगर उसको राष्ट्रपति का असेंट मिल जाता है, अगर स्टेट ने ऐसा कोई लॉ बनाया जिसपे कि ऑलरेडी पार्लियामेंट ने कोई लॉ बना रखा है और राज्य स्टेट चाहता है कि उसके सिर्फ उसी के स्टेट में उसके अपने बनाए हुए लॉ का इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो, उसको यूज़ किया जाए, तो वो क्या करेगा, प्रेसिडेंट से असेंट ले लेगा। अगर राष्ट्रपति स्वीकृति दे देते हैं तो स्टेट लॉ विल प्रिवेल इन द स्टेट, ठीक है, वहाँ पे पार्लियामेंट्री प्रिवेलेंस का ख़त्म हो जाएगा। यहाँ देखो पॉइंट क्या ध्यान रखना है, कहता है मेयर रिजर्वेशन फॉर प्रेसिडेंट असेंट डज नॉट मैटर। अगर आपने सिर्फ राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए बिल को रिजर्व कर लिया है इस केस में, तो मैटर नहीं होगा, आपको एक्चुअल असेंट चाहिए राष्ट्रपति का। इसे पूछ सकता है पेपर में, ये देता है प्रीलिम्स में इस तरह से, आप कंफ्यूज कर जाओगे, इतना प्रेशर रहता है एग्जाम का, आपको समझ नहीं आएगा करना क्या है। तो अगर कहता है कि एक्चुअल असेंट मैटर्स, एक्चुअली प्रेसिडेंट की स्वीकृति मिलनी चाहिए, ठीक है। लेकिन कहता है कोई स्टेट है, उसको सेंटर का कोई लॉ है, उसको अमेंड करना है या कुछ उसमें चेंजेस करने हैं, उसने कर लिया, प्रेसिडेंट से असेंट भी ले लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कैच क्या है यहाँ पे कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो बाद में, ये सब प्रोसेस होने के बाद में फिर से कोई लॉ ले आएगा उस चीज़ पे, और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा कि सेम मैटर पे पार्लियामेंट बाद में कोई लॉ बना सकता है। मतलब अल्टीमेटली देखा जाए तो प्रिवेलेंस तो पार्लियामेंट का ही है, लेकिन एक छोटा सा रास्ता देता है स्टेट्स के लिए, एक एक्सेप्शन है, ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए अब देखते हैं हम रिगार्डिंग सम फैक्ट्स ऑफ मनरेगा, एमजी नरेगा कह सकते हैं। तो इसमें देखिए बेसिक चीज़ें हम सबको ही जानते हैं, पढ़ रखा है हमने। हम ऐसे फैक्ट्स को देखेंगे जो कि पेपर में दिया गया था, जो जनरली गूगल पे सर्च करने पे नहीं आता है। देखो तो इसमें हम जानते हैं बेसिक चीज़ें क्या हैं कि इसको मेनली फंड कौन करता है, केंद्र सरकार करती है। कब आया था, 2005 में। और क्या देता है ये, तो गारंटीज 100 डेज ऑफ पेड एम्प्लॉयमेंट, क्या देता है, भुगतान किया हुआ पेड एम्प्लॉयमेंट 100 दिन के लिए, ठीक है, पर ईयर, हर साल की बात हो रही है। रूरल हाउस होल्ड की यहाँ बात हो रही है, दैट डिमांड्स, जिसको चाहिए होता है, ज़बरदस्ती नहीं है, जो कि डिमांड करता है उसको मिलेगा, ठीक है। इसको देखो स्टार मार्क करो, है ना, ये पूछ सकता है। यहाँ पे कहता है बफर, ये तो सिंपल सी बात है कि जब खेती खेती नहीं हो पा रही है किसी कारण से या कोई परेशानी है, तो आपको ऑप्शन रहता है कि आप इस चीज़ को 100 दिन का आप जॉब ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार मार्क क्या करना है, तो दलित्स, आदिवासी, लैंडलेस वर्कर्स को भी ये इसमें इंक्लूड करता है। सिंपल से देखिए लाइन है, आपको लगता है कि तो कोई बात नहीं है, तो कॉमन चीज़ें आता ही है, बट नहीं, इसको ध्यान दो कि दलित्स भी उसमें आते हैं, आदिवासीज भी आते हैं, लैंडलेस वर्कर्स भी आते हैं, ठीक है। तो न्यूज़ क्या था, एक्चुअली पेपर में दिया गया था कि 2022 के आसपास ना इस स्कीम के इस फंड को केंद्र ने रोक दिया था बंगाल के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो वो हमारे काम का चीज़ नहीं है। देखो इसमें होता क्या है, हर साल जो राज्य सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट से
एक तैयारी करती है। क्या तैयारी करती है कि कौन सा जॉब करवाना है, मतलब काम का लिस्ट हो गया, किस तरह के जॉब्स को हम ला सकते हैं, ठीक है, वो सब डिसाइड करती है। अब देखो, तो इसका मतलब कि जॉब्स का जो नेचर है ना, जो जिस टाइप का जॉब करना है उसमें मिलेगा, वो कौन देखता है, कौन उस पर तय करता है, तो स्टेट गवर्नमेंट। एक देखो ABPS है, कुछ रिसेंट इसमें चीज़ों को डाला गया था। ABPS क्या होता है? आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम। ये क्या है? वर्कर्स आर पेड ओनली, उनको पैसा तभी मिलेगा इफ़ आधार जो उनका है किससे लिंक किया हुआ है, मैप किया हुआ है NPCI, मतलब अकाउंट नंबर उनका जो प्रॉपरली बैंक अकाउंट होता है ना, उसको लिंक किया गया आधार के साथ, ठीक है। NMMS क्या होता है? नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम। सब टर्म्स को देखो, ध्यान रखो। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम क्या है? मैंडेटरी अटेंडेंस ऐप कहता है कि जो वर्कर्स होते हैं उनका अटेंडेंस कैसे होता है, तो नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम NMMS से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये स्मॉल सा एक फैक्ट है रिगार्डिंग एपिक इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड, वो जो वोटर आईडी होती है उसके बारे में है। इसको कब लाया गया था, ध्यान रखिएगा, 1993 में। उस समय कौन थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर? TN शेषान। इनका नाम देखिए बहुत पेपर में आ रहा है, तो क्या ध्यान रखना है, एपिक को 1993 में लॉन्च करा गया था। उस समय चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? TN शेषान थे। प्राइम मिनिस्टर कौन थे? PV नरसिम्हा, ठीक है। कहता है कि यहाँ पे देखिएगा ये न्यूज़ में क्यों था, तो अभी जो 11 डॉक्यूमेंट्स हम बार बार देखिए डिस्कस किया था हमने रिगार्डिंग जो SIR है ना, अभी जो चल रहा है SIR चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिविजन, उसमें इसको नहीं मान्य किया जा रहा है, ठीक है। तो एक देखिए नेशनल वोटर्स डे कब होता है? 25 जनवरी। तो हमको बस ध्यान क्या रखना है इसके रिगार्डिंग कि जो एपिक कार्ड है उसको लाया कब गया था? 93 में। कौन थे? CEC TN शेषान, और PM कौन थे? PV नरसिम्हा। नेशनल वोटर्स डे कब होता है? 25 जनवरी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, तो हमारा प्रीलिम्स का टॉपिक्स खत्म हो चुका है। अब आते हैं मेंस के डिस्कशन पे। टॉपिक का नाम क्या है? रिजर्वेशन। यहाँ देखिए द हिंदू में देखिए एक आर्टिकल दिया गया था, कहता है शुड रिजर्वेशन एक्सीड द 50% कैप। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि किस कोर्ट केस में बताया गया था, इस पे जोर डाला गया था कि आरक्षण जो है 50% कैप को ब्रेक नहीं कर सकता है, मतलब 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं देना है। कहाँ बताया गया था, ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या इसने रेज किया आर्टिकल ने, कहता है कि आर्टिकल 15-16 के बारे में कहता है कि वाट ये एक्चुअली क्या देता है, क्या गारंटी करता है, ठीक है। हाउ आर फॉर्मल एंड सब्सटैंशिव इक्वालिटी डिफरेंट, ये इसको स्टार मार्क करो। ये पूछ सकता है मेंस में, सिंपली दे देगा कि डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉर्मल एंड सब्सटैंशिव इक्वालिटी। आपको लगेगा कि होता क्या है ये, ओके। देखो कहता है कि इसमें एक और देखिए मुद्दा क्या है, रिजर्वेशंस आर रिजर्वेशंस एक्सेप्शन टू आइडिया ऑफ इक्वालिटी। कहता है कि समानता का जो अधिकार है, क्या आरक्षण उसका अपवाद है, क्या रिजर्वेशन उसके अगेंस्ट काम करता है, ओके। देखिए बेसिक सी चीज़ बताई गई यहाँ पे। इसमें कहता है आर्टिकल 15-16 हम जानते हैं क्या करता है। यहाँ देखो एक 15 जो है वो बेसिकली कहता है एडमिशन्स टू एजुकेशनल संस्था, 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या करता है? सोशल जस्टिस को इंश्योर करता है। तो आपको प्रोविजंस तो पता होंगे कैसे क्या, बट जो मोटा मोटा देखिए टर्म क्या कहता है, सोशल जस्टिस, सामाजिक जो जस्टिस है उसको ये इंश्योर करता है, ठीक है। तो कैसे करता है? स्पेशल प्रोविजंस, कुछ खास प्रावधान इसमें किए जाते हैं रिगार्डिंग सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, जिसको कि हम OBC भी कहते हैं। सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को क्या कहते हैं? OBCs। यहाँ पे कास्ट की बात नहीं है, ध्यान रखो, क्लासेस की बात हो रही है, ठीक है। STs एंड STs। तो हमने क्या देखा, आर्टिकल 15-16 क्या करता है, क्या इंश्योर करता है? सोशल जस्टिस। ये पूछ सकता है देखिए प्रीलिम्स में कि कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि फंडामेंटल राइट के पार्ट्स भी हैं, जो कि इंश्योर करते हैं सोशल जस्टिस को, ठीक है। तो आर्टिकल 15 है, 16 है, और देखिए कैसे करता है, तो OBCs के लिए, SCs के लिए, STs के लिए स्पेशल ये प्रावधान बनाता है, ठीक है। अब देखो फैक्ट देखो यहाँ पे कहता है सेंटर में केंद्र की बात अगर हम करें तो क्या है, अभी टोटल कितना है, 59.5% आरक्षण दिया जाता है। केंद्र में कितना दिया जाता है? ओवरऑल 59.5% रिजर्वेशन है। यहाँ देखिए ब्रेकडाउन बताया गया है, OBC कितना है, SC ST कितना है, ये काम का नहीं है हमारे, हमको ध्यान रखना है। 59.5% का मतलब समझ रहे हो? हम जानते हैं इंदिरा साहनी केस में क्या बोला गया था, 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं करना है। तो फिर ये कैसे हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कोर्ट केसेस दिए गए हैं, एक एक लाइन में समझेंगे होता क्या है। फर्स्ट देखिए कहता है बालाजी वर्सेस मैसूर, बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर केस, 1962 की बात हो रही है। कहता है
रिजर्वेशंस अंडर आर्टिकल 15-16 फॉर बैकवर्ड क्लासेस शुड बी विद इन रीजनेबल लिमिट्स एडजस्टेड विद द इंटरेस्ट ऑफ कम्युनिटी एज अ होल कहता है। इसमें बात क्या कही गई है, देखिए रीजनेबल लिमिट्स की बात करी गई है। अगर आप किसी को आरक्षण दे रहे हो तो ऐसा नहीं कि मतलब वो सिर्फ किसी पर्टिकुलर जाति का है, आपने उसको आरक्षण दे दिया, नहीं। इसका मतलब क्या है कि जाति को सेंटर पे नहीं लाना है। अगर सच में कोई अगर डिसएडवांटेज्ड है, मतलब उसको समाज में आगे बढ़ने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, उसको तुम दो आरक्षण। मतलब इसका मतलब क्या है कि आप आरक्षण दे रहे हो, इसके पीछे एक सही लॉजिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई उठ के आया कोई सर्टेन ग्रुप की भाई हमें भी चाहिए आरक्षण, हम भी इस कम्युनिटी से बिलोंग करते, तो नहीं। आपको देखना है कि आरक्षण देने से क्या समाज पे इसका क्या असर पड़ेगा ओवरऑल, ठीक है। देखो नेक्स्ट कहता है, उसमें भी देखिए बोला गया था उस कोर्ट केस में भी, बालाजी वाले केस में भी, कि 50% से ज़्यादा आरक्षण को आगे नहीं बढ़ाना है, ठीक है। अब देखो हम आते हैं नेक्स्ट केस में, कहता है केरला वर्सेस एनएम थॉमस। केरला वर्सेस एनएम थॉमस केस कब का है, 75 का है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें कहता है सब्सटैंशिव इक्वालिटी की बात की गई थी। रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इज नॉट एन एक्सेप्शन टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। हम समझेंगे इस चीज़ को, व्हाट इज सब्सटैंशिव इक्वालिटी। तो देखिए किस कोर्ट केस में बात करी गई है सब्सटैंशिव इक्वालिटी की, केरला वर्सेस एनएम थॉमस केस 75 में, ठीक है। हम समझते हैं, पहले यहाँ देखिएगा, छोटा सा देखिए एक स्टेटमेंट है, देखिए इसको पहले देख लेते हैं हम। तो व्हाट इज फॉर्मल इक्वालिटी, व्हाट इज सब्सटैंशिव इक्वालिटी। फॉर्मल का मतलब क्या होता है, हम जनरली बोलते हैं फॉर्मल है, मतलब क्या है, एक कैजुअल है। तो फॉर्मल का मतलब होता है कि लॉ, अडेयर टू लॉ, जो लॉ बना दिया गया है, जो कानून बना दिया गया है, हम स्ट्रिक्टली उसको मतलब वर्ड बाय वर्ड फॉलो कर रहे हैं। लिटरल इंटरप्रिटेशन कह सकते हैं उसको हम, मतलब कि मेयर यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ लॉ। अगर हम लॉ की बात करें, अगर फॉर्मल इक्वालिटी की बात करते हैं, एफ यहाँ पे दिया गया है, तो जो कानून है उसको एक समान रूप से हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। सिंपल सी बात है यहाँ पे, इररिस्पेक्टिव ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिपरकशंस। इसका मतलब है, देखिए एग्जाम्पल समझते हैं हम। कोई छोटा बच्चा है 10 साल का है, 12 साल का है, उसने मर्डर कर दिया, किसी को मार डाला, ठीक है। कोई एडल्ट है 30-35 साल का, उसने मर्डर किया, तो आपको लगता है कि क्या दोनों को सेम सज़ा होनी चाहिए। यहाँ पे इक्वलिटी किस तरह से आती है, आपको सोचना चाहिए इस चीज़ को कि क्या किसी ने मर्डर किया, बच्चे ने किया, किसी एडल्ट ने किया, तो दोनों में डिफरेंस नहीं है क्या, ओके। तो यहाँ पे कहता है कि बिना उस समाज पे इसका क्या असर पड़ेगा, बिना किसी की उम्र को ध्यान में रखे, बिना किसी के अदर फैक्टर्स को ध्यान में रखे, सिंपली यूनिफॉर्म क्या करना है हमको, लॉ को अप्लाई करना है, एक समान रूप से लॉ को अप्लाई करना है। इग्नोरिंग द एलिमेंट ऑफ डाइवर्सिटी। समाज में देखिए बच्चे, बूढ़े, वुमेन, SC ST सब रहते हैं, सबका अलग देखिए एक तरीका है जीने का, सबकी अलग कहानी है। तो कहता है कि बिना डाइवर्सिटी को आप उसको इग्नोर कर रहे हो कि नहीं सबको एक समान है, सबके पास एक जैसा पैसा है, रिसोर्सेज, सबको आप उस तरह देख रहे हो, तो वो गलत है, ठीक है, एक सेंस में कह सकते हैं गलत है। तो अब यहाँ बात आती है कि आर्टिकल 14 सिंपली क्या कहता है, राइट टू इक्वालिटी, ओके, फोकसेज ऑन प्रोसीजरल फेयरनेस। कहता है कि यहाँ पे मेन मुद्दा क्या हो जाता है, इक्वल ट्रीटमेंट बिफोर लॉ। लॉ एक है, कानून एक है, और सभी का इस कानून के रिगार्डिंग समान रूप से सबको ट्रीट करा जाएगा, इक्वल ट्रीटमेंट होगा। प्रोसीजरल फेयरनेस, यहाँ पे तुमको कोई छूट नहीं दी जाएगी, तुम बच्चे हो, बूढ़े हो, नहीं, सबको इक्वल है लॉ के सामने। देखो अब आता है सब्सटैंशिव इक्वलिटी क्या होता है, गोज बियॉन्ड मेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ। सिर्फ कानून को अप्लाई करने से अगर समानता आ जाती तो फिर क्या दिक्कत थी। यहाँ पे कहता है जो सब्सटैंशिव इक्वलिटी का मतलब होता है कि सिर्फ लॉ को अप्लाई नहीं करना है, हमको समझना है कि समाज में हमारा देखिए भारत है, यहाँ पे अलग कल्चर है, आप जाओगे US में वहाँ पे अलग सिस्टम है। तो यहाँ पे कहता है कि इक्विटेबल आउटकम्स पे फोकस करना है। हमने देखिए एग्जांपल क्या दिया था आपको कि बच्चा है, उसने मर्डर कर दिया है, कोई एडल्ट है, उसने किसी का खून किया है, तो दोनों में डिफरेंस है कि नहीं। बच्चा हो सकता है किसी के प्रभाव में आके कुछ कर दिया हो, जो एडल्ट है वो तो बड़ा है, पढ़ा लिखा है, तो उसका तो कह सकते हैं जुर्म कह लीजिए वो ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो इक्विटेबल आउटकम्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम समझेंगे इसको इस संदर्भ में कि जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं SC STs की, तो हम जानते हैं, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, ऐसी भी जो आप नहीं भी देखी हिस्ट्री आपने पढ़ रखी है, आप देखोगे कि अभी भी समाज में क्या होता है कि जो लोग सो कॉल्ड कह लीजिए, उनको हम कहते हैं कि निम्न जाति के हैं, उनको ऐसे मतलब हम ख़राब तरीके से ट्रीट करते हैं। तो सोचिए उन पे कैसा लगता होगा, आप उनको सही मौका नहीं दे रहे हो। ये तो इसमें कहता है कि हिस्टोरिकली देखा जाए उनको दबाया गया है ना। आपने पढ़ा होगा 4 वर्ण सिस्टम था पहले, धीरे धीरे वो किस तरह से, पहले तो कर्म बेस्ड था, फिर जन्म बेस्ड हो गया,
कितनी तरह की बताई दिक्कतें उन्होंने झेली हैं। तो उनको कहता है कि आप समाज में आप उनको कभी इक्वल स्थान ही नहीं दिए हो, और अब आप बात करते हो इक्वालिटी की, तो आप तो कुछ तो उनको बेस दोगे आगे बढ़ने का। आपने आज़ादी के बाद क्या हुआ, ऐसा तो नहीं कि कोई स्विच ऑफ हो गया सब कुछ चेंज हो गया, नहीं, मानसिकता तो लोगों की वही है। तो मानसिकता बदलने के लिए कहता है यहाँ पे कि उस चीज़ को भी हमको कंसिडर करना पड़ेगा। अगर हम समानता की बात करते हैं, भारत में आरक्षण की बात करते हैं, तो सिर्फ ये बोलने से नहीं होगा कि नहीं सबको इक्वल है, सबका राइट्स इक्वल है, नहीं, आपको किसी तबके को इक्वल लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। कहता है यहाँ पे ये ध्यान देता है डिसएडवांटेज जो ग्रुप है हमारे समाज में, जैसे महिलाएं हैं, बच्चे छोटे हैं, जो अपंग हैं, जिनको दिव्यांग कहते हैं हम, जो कि सो कॉल्ड कह लीजिए SC STs हैं, ठीक है। तो उनके रिगार्डिंग कहता है उनकी आपको दिक्कतों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें फॉर्मल इक्वलिटी की, तो यहाँ पे क्या देखा हमने, सिंपल प्लेन एप्लीकेशन ऑफ लॉ, ठीक है। सब्सटेंशिप की बात करें, इसमें क्या है कि नहीं, समाज में जो विभिन्नता है, जो डाइवर्सिटी है, जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल हैं, उनको ध्यान में रखते हुए लॉ को कह सकते हैं हम थोड़ा सा मोल्ड कर सकते हैं, जिससे कि समाज पे क्या हो, अच्छा प्रभाव पड़े, ठीक है। आगे देखते हैं। ये देखिए इसी आर्टिकल में टेबल दिया गया था पेपर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली बताया गया था इसमें कि कब कब क्या कैसे कैसे चीज़ें आगे बढ़ी हैं, आप इसको देख लीजिएगा। देखिए कुछ और देखेंगे हम यहाँ पे कुछ कोर्ट केसेस को, यहाँ देखो कहता है, एक देखिए नाम दिया गया रोहिणी कमीशन। रोहिणी कमीशन किस चीज़ से रिलेटेड है, रिकमेंडेशंस ऑफ नन ऑफ सब कैटेगराइजेशन अमंग OBC। कहता है कि OBC जो कास्ट है, OBC एक ग्रुप है, इसमें सर्टेन कास्ट आते हैं। तो ये कमेटी बनाई गई थी किसके लिए, तो OBC को भी डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ने के लिए, मतलब उनका डिवाइड करने के लिए, कहता है सब कैटेगराइजेशन ऑफ OBCs, ठीक है। अब यहाँ देखो इसका कारण क्या था, इसको आप एग्जाम में लिख सकते हो कि रिजर्वेशन देने के बाद क्या कहता है ना कि रिजर्वेशन जो है वो रामबाण नहीं है, ठीक है। आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हो कि रोहिणी कमेटी आई थी, क्यों आई थी, तो OBC जो है उसको भी सब कैटेगराइज करने के लिए, ऐसा क्यों करने के लिए, तो इसमें उसने बताया था, उस कमीशन ने बताया था कि 97% ऑफ रिजर्व जॉब्स जो है ना, सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैव बीन गार्नर्ड बाय जस्ट 25% ऑफ OBC कास्ट सब कास्ट। कहता है कि OBC जो ग्रुप है, इसमें जितने टाइप के कास्ट के लोगों को आरक्षण दिया गया है, तो इस रोहिणी कमेटी ने बताया था कि इसमें मात्र 25% एक ऐसा ग्रुप है लोगों का जो कि 97% पोस्ट पे एजुकेशनल संस्थानों पे इसका अधिकार है, मतलब यहाँ पे काम करता है। तो बाकी 75% तो डिसएडवांटेज ही रहेगा ना, ठीक है, इनको तो लाभ नहीं मिला आरक्षण का, वही कह रहा है। यहाँ देखो एक कहता है, ये देखिए कहता है इंदिरा साहनी केस बहुत हमने डिस्कस कर रखा है इसको, वही था कि 27% आरक्षण इसने अपहेल्ड किया था, लेकिन बोला था कि इकोनॉमिक आधार पर क्या कर सकते हैं, हम आरक्षण नहीं दे सकते हैं। इस केस में क्या बोला गया था कि एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड, जो एजुकेशनली बैकवर्ड है, सोशली बैकवर्ड है, सामाजिक रूप से जो है बैकवर्ड है, कम पढ़े लिखे हैं, उनको ही आरक्षण मिलेगा, इकोनॉमिक क्राइटेरिया नहीं है आरक्षण देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कहता है बालाजी केस, बालाजी केस क्या था, जनहित अभियान केस, ये सब क्या है, तो बेसिकली इसमें बोला गया था कि ये जो क्रीमी लेयर की बात करी गई थी, तो ऐसे केसेस में कहा था कि जिस प्रकार से OBC में क्रीमी लेयर होता है, उस प्रकार से SC STs में भी करना चाहिए। तो ये डिस्कशन का मुद्दा है, इस पर कोई लॉ ऐसे बना नहीं है अभी तक। देखो यहाँ पे एक पॉइंट आप नोट करो, इसको स्टार मार्क करो। यहाँ पे हमने अर्लियर बोला था इस लेक्चर में कि जब इंदिरा साहनी केस में ऐसा कहा गया था कि 50% तक ही आरक्षण दे सकते हैं हम, 50% तक ही हम रिजर्वेशन दे सकते हैं, तो किस प्रकार से अभी देखा था हमने कि अगर देखा जाए एवरेज तो 59.5% के लगभग आरक्षण मिलता है ओवरऑल। तो 10% जो हम बात करते हैं EWS की, उसको कोर्ट ने क्या बोल के बोला कि ओके है, क्या बोल के अप्रूव कर दिया। तो यहाँ पे कहता है कि उस कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जब हम इंदिरा साहनी का एग्जाम्पल लेते हैं, उस केस का एग्जाम्पल लेते हैं, वहाँ पे सिर्फ बैकवर्ड क्लास की बात करी गई थी। वहाँ पे ये नहीं बोला गया था कि आप अनरिजर्व जो कैटेगरी है, जिसको हम जनरल कैटेगरी बोलते हैं, आप उसको भी इंक्लूड करो। तो उसमें कोर्ट ने कहा कि 10% जो EWS को आरक्षण मिलता है वो पिछड़े लोगों की कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है, इसलिए ये वैलिड है, ठीक है। अब देखो एक और चीज़ है, ये देखो पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह केस। यहाँ पे क्या है, कहता है इम्प्रेस्ड अपॉन सेंट्रल गवर्नमेंट नीड टू फ्रेम सूटेबल पॉलिसीज फॉर एक्सक्लूशन ऑफ क्रीमी लेयर रिजर्वेशन। वही मतलब डिस्कशन, किसी केस में बोलता है तुम इसको इंक्लूड कर दो,
किसी में क्या था एक्सक्लूड कर दो। तो ये भी देखिए मुद्दा है, क्योंकि SC/STs की बात करें उसमें भी देखिए गवर्नमेंट ने ऐसा मतलब कुछ रिपोर्ट्स में आया था कि सर्टेन लोग जो आगे बढ़ चुके हैं वही आगे बढ़ रहे हैं, जो पिछड़े लोग ऑलरेडी है ना SC/STs में, वो उनको मौका ही नहीं मिल रहा है कि वो डिफरेंट जगह पे जाके नौकरी कर सकें। ओके, इसके रिगार्डिंग डिस्कशन चलता रहता है। तो हमने क्या देखा इस ओवरऑल, देखिए हमने आर्टिकल में क्या समझा कि आरक्षण है, ठीक है। हमने दो चीज़ को देखा, फर्स्ट क्या देखा कि आरक्षण है, ठीक है, ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि किसी एक लॉ को, किसी एक कानून को एक रूप से हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारत की बात की जाए तो ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो लोगों की मानसिकता में ये चीज़ बसी हुई है, मेंटालिटी ऐसी है कि वो अगर उस जाति का है तो वो छोटा है। मतलब ये चीज़ ठीक नहीं है, लेकिन ये है, हमारे यहाँ प्रिवेलेंट है। तो अगर आप चाहते हो किसी सर्टेन ग्रुप को आगे बढ़ाना तो आपको लॉ में थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या देखा हमने कि आरक्षण जो है वो रामबाण नहीं होता है। अब आप अगर आरक्षण दे रहे हो, इसका मतलब कभी नहीं है कि सर्टेन कम्युनिटी के जो लोग हैं वो एकदम से आगे बढ़ जाएंगे। क्यों? हमने देखा रोहिणी कम्युनिटी का एग्जाम्पल देखा कि आरक्षण देने के बावजूद भी क्या है, सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल ऐसे हैं, एक सर्टेन परसेंटेज है लोगों का जो आगे बढ़ चुका है, वही उसका फ़ायदा उठा के आगे बढ़ रहा है, बाकी लोग पिछड़े के पिछड़े ही हैं, ठीक है। समझ में आई बात? दो चीज़ देखा हमने, फॉर्मल इक्वालिटी, सब्सटैंशियल इक्वालिटी, ठीक है। देखिए तो लेक्चर तो ख़त्म हो गया है यहाँ पे। आपको देखिए करना क्या है, आपको क्या करना है कि सभी आर्टिकल्स जो कि रिलेटेड है आरक्षण से आपको लिखना है एक जगह कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स हो गए, डिफरेंट लॉज हो गए, डिफरेंट क्या सुप्रीम कोर्ट की केसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में कि रिजर्वेशन किस प्रकार से आया है, किस प्रकार से हम जानते हैं कि वहाँ पे क्लासेस की बात करी गई थी, जाति की बात नहीं करी गई थी। किस प्रकार से मंडल कमीशन ने क्या बोला था, उसने देखा कि क्लासेस में अगर हम जाति को आधार बनाते हैं जिससे कि आरक्षण दिया जाए, तो कास्ट को एक सूटेबल बेस के रूप में कब एक्सेप्ट किया गया था, मंडल कमीशन रिपोर्ट में। आपको सब कुछ क्या करना है, लिखना है एक जगह और अपना मतलब एक वो तैयार करना है कि आपके हिसाब से नेगेटिव पॉइंट्स एंड पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है रिजर्वेशन के रिगार्डिंग। कंक्लूड कैसे करना है आपको हमने बताया अभी कि रिजर्वेशन ठीक है, ज़रूरी है हमारे समाज के लिए, खासकर जो भारतीय समाज है उसके लिए ज़रूरी है, लेकिन रिजर्वेशन एक रामबाण नहीं है, वन स्टॉप सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो अब ख़त्म करते हैं, अब कल मिलते हैं, चलिए।